नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सक्षम भाटिया है। मैंने इस साल यूपीएससी 2024 की परीक्षा में रैंक 83 प्राप्त की है। तो आज डीकेटी के माध्यम से मैं आप सभी के सामने आया हूँ अपने मेंस जो सिविल सर्विसेज का एक बहुत जर्नी का बहुत अहम हिस्सा है, उसकी स्ट्रैटेजी को शेयर करने। मैंने क्या बदलाव किए, क्योंकि मैंने 2 मेंस लिखे हैं। मैंने क्या मेजर मेरी लर्निंग्स थी, किस तरह से मैं आगे बढ़ा, मैं ये सब आपको डिटेल रूप से बताऊँगा। तो अगर मैं स्टार्ट करूं कि मेरी मेंस की तैयारी कब शुरू हुई थी, तो जब मैं जेएनयू में मास्टर्स कर रहा था, मैंने 2022 में लगभग मेंस को ढंग से इसके प्रति मैंने अपने प्रयास बढ़ाए थे। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ जो होती है। तो यहाँ से बेसिकली मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इससे मेरी लर्निंग यही थी कि ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना उतना ज़्यादा एडवांटेजियस नहीं है अनटिल एंड अनलेस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अपना सिलेबस पूरा करा हो, सेकेंडली आपके नोट्स तैयार हो, थर्डली आपने रिवीजन अच्छे से किया हो। क्योंकि ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज़ करती क्या है कि जब तक आपने वो पार्ट ऑफ सिलेबस ख़त्म नहीं किया, आप सिर्फ वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाकी के हिस्से शायद पढ़ने से रह जाएं। वो प्रेशर आ जाता है कि इन 14 दिन में, अगले 14 दिन में मुझे यही चीज़ें पढ़ के बस टेस्ट के लिए तैयार करना है। वाइल द एटीट्यूड शुड बी कि आपको लॉन्ग रेस का पार्ट बनना है, अपने सिलेबस पे ध्यान देना है, अपनी रिविजन्स पे ध्यान देना है। तो आई वुड से कि हमारे इनिशियल ईयर्स ऑफ इनिशियल मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन में हमें ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज आई वोंट सजेस्ट कि मैं ये नहीं कहता कि आप ज्वाइन मत करिए, आप करिए ज्वाइन, लेकिन फिर उसको इस्तेमाल करने का जो एक तरीका होना चाहिए वो सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने सिलेबस को पहले अच्छे से समझें, अपने नोट्स को तैयार करें, अपने PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखने पे जोर दें। मैं इसलिए ये बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरी ये गलती थी। मैंने ऑप्शनल का जब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा था, मैंने तब भी आपको बताया कि PYQs को लिखना बड़ा ही ज़रूरी है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं कि एक तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चलेगी, दूसरा आपको ये समझने में हेल्प होगा कि यूपीएससी किस तरह से उन चीज़ों को पूछ रहा है, और तीसरा कि जो आपने पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बार बार प्रैक्टिस होगा थ्रू राइटिंग ऑफ PYQs। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड रनिंग बिहाइंड द टेस्ट सीरीज, मैं ये बोलूँगा कि पहले तौर पर आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज करें, उसको लिखें बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव बीन रीडिंग फॉर लॉन्ग फॉर योर मेंस पार्ट। सो इस तरह से आपको करना है, अपने मेंस की तैयारी में आगे बढ़ना है। सेकेंडली मैं ये बोलूँगा कि आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा सॉर्ट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हैं फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है, और ये आपको डिसीजन जल्दी बनाना पड़ेगा। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देंगे तो ये समय लौट के नहीं आने वाला, और आपको ये महसूस होगा कि आपने पढ़ तो बहुत चीज़ें ली हैं, लेकिन उसका ना तो वो आपके नोट्स में एकोमोडेट हो पाए, ना ही वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है सही से। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उसके लिए ढंग से अकाउंटेबल हों टूवर्ड्स योर ओन रिसोर्सेज। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने रिसोर्सेज को सॉर्ट करना सीखा बाद में। मैं भी पहले यही गलती कर रहा था कि बहुत सारे रिसोर्सेज को एक साथ यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब 2023 में मेंस में मैं लगा तो मैं सत्यम जैन सर के स्पेशल फोकस ग्रुप करके एक टेलीग्राम पे ग्रुप था, जो कि उन्होंने सारे मेंस वालों को हेल्प करने के लिए बनाया था। तो उसमें लगातार हमें बताया जाता था कि कौन से रिसोर्सेज ठीक हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो मैं उनको कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करूं। जिस रिसोर्स से मेरे नोट्स ऑलरेडी तैयार थे, फिर मैं उस पर ही स्टिक रहता था, सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए उन रिसोर्सेज को यूज़ कर लेता था जो बताए जाते थे। ऐसे ही 2024 में कॉन्कर मेंस करके प्रोग्राम था अंडरस्टैंड यूपीएससी का, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ था। तो उसमें भी सिमिलरली फॉर द वैल्यू एडिशन पार्ट जो कि मुझे ज़रूरत था, मैंने उसको प्रयोग किया। जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत थी मैंने सिर्फ उस जगहों पे उनको यूज़ किया, बाकी जो मेरे नोट्स तैयार थे मैं उस पर ही स्टिक रहा। ऐसे ही थिंक IAS करके एक प्लेटफॉर्म है, उसके यूट्यूब वीडियोस पारस सर बनाते थे कि आपको आंसर राइटिंग में कैसे आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में चीज़ों को वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये लास्ट मेंस के टाइम पे एकदम लास्ट में आती थी वीडियोस, तो मैं उसको कभी कभी सुन लेता था और वो काफ़ी अच्छा भी लगता था। तो जहाँ मुझे कुछ ज़रूरत लगी मैं उसको अपने आंसर्स में ऐड कर लेता था। तो ये जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आपको यूज़ करनी है इन दी लास्ट टाइम ऑल्सो, एट दी लास्ट टाइम ऑल्सो। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपने किया है उस पर आप अपना विश्वास बनाए रखें, और बस ये चीज़ को मेक श्योर करें कि जो आपने करा है क्या उससे आपके PYQs, क्या आपके उससे मॉक टेस्ट सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। अगर वो हो पा रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ़ नॉट, कि आपको लगता है कि आपके रिसोर्सेज से कुछ
कमियां छूट जा रही है, तो देन ओनली यू नीड टू लुक फॉर अनदर रिसोर्स। सो एक बात हो गई रिसोर्स की, एक बात हो गई प्रैक्टिस करने की। थर्डली आई बात आंसर राइटिंग में चीज़ों को करना कैसे। अब यहाँ पे 2023 के मेंस में मैंने आपको बताया था कि मेरे 730 मार्क्स थे, जो कि कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, मतलब शायद बिलो एवरेज स्कोर है, जिससे मेंस क्लियर तो हो गया था, इंटरव्यू देने का मौका तो मिल गया था, लेकिन अगर मुझे लिस्ट में आना था तो मुझे इंटरव्यू में शायद एक्सेप्शनली वेल करना पड़ता, जो कि आई थिंक इतने अपने कंट्रोल में नहीं है जितना कि मेंस में परफॉर्म करना है। तो जो उसकी लर्निंग्स थी वो मैंने मेक श्योर किया कि 2024 वाले में मेरी वो कमियां ना हो। तो जो मेजर लर्निंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली तो ये कि आपको जो आप अपने मेंस के आंसर्स लिख रहे हैं उसको आपको बहुत ही क्रिस्प कंसाइज मैनर में लिखना पड़ेगा। आपको ना सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपको क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। मैं 2023 के अटेम्प्ट तक 10 मार्कर में शायद 5-6 पॉइंट्स लिखता था और फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस लिखता था। ये शायद मेरी गलती थी क्योंकि वो आंसर को थोड़ा सा वेग बना देता था। 24 के अटेम्प्ट तक प्रैक्टिस करते करते मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव किया कि मैं 10 मार्कर यानी जिसमें 150 वर्ड लिखने हैं उसमें 5-6 की जगह 8-9-10 पॉइंट लिख दूं और उसमें एक एक एग्जाम्पल ऐड कर दूं, ताकि जो मेरी बात आ रही है वो एकदम ही वैलिडेट हो जाए। तो एक तो चेंज मैंने ये किया। दूसरा, मेरा इंट्रो, मेरा कंक्लूजन, ये थोड़ा से अगर प्री प्रिपेयर्ड हो तो बेहतर है। प्री प्रिपेयर्ड से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप एकदम ही टेक्निकल बन जाएं, यानी फॉर एग्जांपल हंगर पे कोई एक सवाल आ जाए तो आप ऐसा नहीं है कि वही एक लाइन जो आपने अपने नोट्स में लिख रखी है वही लिखें। डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चन टाइप ऑल्सो, कि हंगर पे भी क्या क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से आपका इंट्रो डिसाइड होगा। लेकिन क्या कुछ आप वहाँ पे इनोवेटिव कर सकते हैं, क्या किसी गवर्नमेंट स्कीम की टैगलाइन ला सकते हैं, क्या उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ सकते हैं, क्या इंडिया के किसी डिस्ट्रिक्ट किसी गाँव में कुछ अच्छी प्रैक्टिस हुई थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्या ऐसा आपने कुछ अखबार में पढ़ा और अपने नोट्स में डाला था। तो इस तरह की इनोवेटिव चीजें आपको इंट्रो और कंक्लूजन में ऐड करनी पड़ेंगी, ताकि एग्जामिनर का थोड़ा सा वो ध्यान अट्रैक्ट कर पाए और उनको ये बात का रियलाइजेशन करवा पाए कि अगर इसने इंट्रो अच्छा लिखा है तो हो सकता है बॉडी के पॉइंट्स भी अच्छे हों, तो वो पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसके लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो उनको सेम आंसर को लेके हजारों कॉपीज चेक करनी है और सेम सब लोग पॉइंट्स लिखने हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएटर लाना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप चीजों को थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे, अगर थोड़ा सा इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, एंड ये निरंतर प्रोसेस है, मतलब ये डे 1 से नहीं होने वाला, मेरा भी नहीं था और शायद 2024 में भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाया होगा, मतलब कमियां अभी भी होंगी, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जहां पे आपको लगातार इस चीज पे इंप्रूव करना पड़ेगा। और तो ये एक अगला चेंज ये था। पहला मैंने आपको बताया कि मैंने अपने आंसर राइटिंग के क्वांटिटी पे इंप्रूव किया, दूसरा इंट्रो और कंक्लूजन्स पे किया, तीसरा जो मैंने एक मेजर चेंज किया था इस बार, वो मैं एंड टू एंड लिखना शुरू किया था। यानी मैंने कोशिश करी कि जगह ना छूटे, स्पेस ना छूटे और एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नजर आए आंसर में। तो मैं उसके लिए सामने से वे फॉरवर्ड या थिंग्स टू बी डन या स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, ऐसी चीजों को आंसर में खुद ऐड कर देता था, चाहे वो पूछी गई हो या ना पूछी गई हो। इससे होता क्या है कि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दिखता है आंसर में और उस वजह से आंसर की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव लगती है। तो इससे बेसिकली मेरे को 2024 मेंस लिखने के बाद ये रियलाइज हुआ कि क्या मेरी स्पीड गिर गई है क्या लिखने की, क्योंकि 2023 में मैंने कंफर्टेबली मेरे क्वेश्चन पेपर्स को पूरा किया था, यानी मैंने पूरा लिख दिया था यहाँ। और अगर देखा जाए तो 2024 में मेरा लगभग 1.5 क्वेश्चन छूटा था, यानी GS1 में 1 क्वेश्चन छूट गया था और GS4 में आधा क्वेश्चन, ऐसे ही ऑप्शनल में भी शायद कुछ ऐसा लास्ट क्वेश्चन का आधा पार्ट छूटा था। तो देखा जाए तो मतलब मेरा स्कोर तो फिर गिरना चाहिए था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मेंस, लेकिन जब मेरे स्कोर्स बाहर आए तो मैंने अपना GS का स्कोर 57 मार्क्स से इंप्रूव किया, विच इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। इतना ही मैं सोच के गया था कि मुझे मेरा टोटल लगभग 1000 मार्क्स से इंप्रूव करना है, 901 मेरा था पिछले साल में इंटरव्यू मिला के, मुझे लगभग 1000 तक पहुंचना है और मैं इस साल लकीली 988 पे पहुंच गया, तो ये ठीक ठाक इंप्रूवमेंट है। तो 57 मार्क्स का इंप्रूवमेंट जो है मैंने मेंस में किया, इंक्लूडिंग एसे, इंक्लूडिंग माय लगभग 40 मार्क्स का तो GS में ही हुआ, फिर 17 नंबर ऑप्शनल में बढ़े। उसके बावजूद कि मेरा जो क्वेश्चंस छूटे, उसके बावजूद अगर नंबर बढ़े हैं तो शायद क्वालिटी पे मार्क्स मिलते हैं, मतलब ये सारे जो छोटी मोटी चीजें हैं इस पे मार्क्स मिलते हैं। इसी वजह से कम लिखने पर भी मुझे नंबर ज्यादा, कम लिखने का मतलब है कि एक क्वेश्चन छूटने के बाद भी मेरे को नंबर ज्यादा मिले हैं और वो भी 57 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। तो जो ये सारी चीजें हैं इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है बेहतर रूप से टू गेट अ बेटर स्कोर। फाइनली मेंस आंसर राइटिंग में मैं एक बात ऐसे की भी करना चाहूंगा। ऐसे में
ये तो मेरा कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, एवरेज स्कोर ही है। पिछले साल 98 था, इस बार 103 है। बट आई थिंक कि थोड़ी सी मार्किंग ऐसे की कम भी की गई है। तो मैं ऐसे में आपको यही बताना चाहूँगा। तो क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं जो आपको जो बेहतर स्कोर लेके आए वो आपको और अच्छे से बताएंगे, लेकिन फिर भी जो मैंने किया ऐसे में वो मैं आपको मिनिमम बता देता हूँ कि मैंने ये एक तो 2023 और 24 के बीच में ये डिफरेंस अपने अंदर क्रिएट किया कि जो फिलोसॉफिकल एसेस पूछे जा रहे हैं उसको हम टेक्निकल नहीं बनाएंगे, हम उसको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, साइंटिफिक, इन्वायरमेंटल, इन सारे पैरामीटर्स से जज करके बस नहीं लिख के आएंगे। हमें अपना एनालिसिस देना पड़ेगा। जो कोट पूछा जा रहा है, जो फ्रेज पूछा जा रहा है, जो फिलोसफी वो जानना चाहते हैं उसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको अच्छे से बतानी पड़ेगी। तो इसका आई वुड से अ बेटर वे टू गो ऑन इज कि आप उस कोड को ब्रेक करें पार्ट्स में। आपने व्हाट, व्हाई, हाउ ये सब चीजें आप सोचें और उस तरह से एक स्टोरी क्रिएट करें अपनी ऐसे में कि उस चीज़ों को आप समझा पाएं और फिर ये सारी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल हैपनिंग्स हैं उनको एज एन एग्जाम्पल ऐड करें। तो बेसिकली ऐसे में यही चीज़ आपको डेवलप करनी है। अगर तो जीएस बेस्ड ऐसे आ रहा है तो उसमें भी आप थोड़ी सी फिलोसफी अपनी ला सकते हैं, अपने आइडियाज़ ला सकते हैं। जीएस बेस्ड ऐसेज सबको पता है कि किस तरह से करने होते हैं, आपकी नॉलेज से होंगे, आपके आइडियाज़ से होंगे। थोड़ी बहुत फिलोसफी अपने ऑप्शनल की हेल्प आप उससे ले सकते हैं, लेकिन जो कोड बेस्ड एसेज, जो फिलोसफिकल एसेज यूपीएससी पूछती है उसमें आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है कि आपको अपना एनालिसिस देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऑप्शनल आंसर्स में भी बताया था कि एनालिसिस देना बड़ा ज़रूरी है। आप उस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसी के बेसिस पे ऐसे की मार्किंग होती है, जितना कि मैं समझ पाया हूँ। तो इस तरह से आपको ऐसे राइटिंग करनी है। ऐसे राइटिंग को भी लिखने के लिए निरंतर प्रयास करने हैं। पीवाईक्यूज लिखे जा सकते हैं और एसेज को बहुत टेक्निकली इवैल्यूएट नहीं करवाना है। लाइक आपकी बेसिकली आपका लिखा हुआ दूसरों को कितना अच्छा लग रहा है वो आपको जानना है। तो आप अपने दोस्तों को पढ़वाएं, अपने पेरेंट्स को पढ़वाएं, इस तरह से ऐसे की प्रैक्टिस करें। तो आई थिंक मैंने मेंस आंसर राइटिंग के लिए इनफ बता दिया है जितना कि मैंने किया है। बाकी की सारी स्ट्रैटेजीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगातार शेयर करता रहूंगा। तो दिस वाज माय लर्निंग विच हेल्प मी टू इम्प्रूव माय मेन स्कोर बाय 57 मार्क्स एंड आई थिंक दैट वाज द मेजर थिंग विच अलाउड मी टू एंटर इनटू लिस्ट। माय इंटरव्यू स्कोर हेल्प मी टू सिक्योर दिस रैंक। वो मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में कि इंटरव्यू में मैंने क्या चेंजेस किए बेसिकली, और मेंस में मैंने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया। तो अगेन मैं डीकेटी के प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे यहाँ पे एक अवसर देने के लिए कि मैं आप सभी के सामने आ सकूं और आप सबको अपने करे हुए स्ट्रैटेजीज, अपनी लर्निंग्स, अपनी जो मैंने गलतियां करी उससे सीख जो मिली है वो मैं आपको पहले से बता दूं ताकि शायद आपको इतना समय ना लगे ये सब चीज़ों को समझने में। तो थैंक यू टू डीकेटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।